बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट की क्लास में आप सभी इतिहास के विद्यार्थियों का स्वागत। मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत आज हम देखेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के विभिन्न आयाम। प्राचीन विश्व के इतिहास में मिस्र की सभ्यता विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रगति के लिए मशहूर है। राजनीति, धर्म, साहित्य तथा कला कौशल के क्षेत्र में इसकी प्रगति आश्चर्यजनक थी, जिसका अध्ययन हम विभिन्न आयामों के अंतर्गत करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक अवस्था या राजनीतिक चेतना, राजनीतिक स्थिति। मिस्र की सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल को छोड़ दें तो शेष 3000 वर्षों में राज्य के अंतर्गत शासन और प्रशासन के क्षेत्र में गहन चिंतन और विकास हुआ। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है प्रगति का इतिहास, शुरू से लेकर के जब मनुष्य व्यक्ति ने कुछ भी भौतिक विकास नहीं किया था, तब से लेकर के सभ्यावस्था में आने तक और भौतिक संसाधनों का विकास करने तक की जो समय है का जो समय चक्र है, उस सब को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्रमबद्ध इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय समय पर राजाओं द्वारा तैयार कराए गए शिलालेखों, भित्ति चित्रों और कब्रों आदि के भीतर मिले साक्ष्यों से यह बोध होता है कि इन 3000 वर्षों में राजनीतिक चिंतन तथा राजनीतिक संस्थाओं के क्षेत्र में मिस्र काफ़ी विकसित था। प्राचीन मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था पहले से निश्चित किए गए किसी चिंतन के अनुसार नहीं गढ़ी गई थी। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभिक युग मानवीय सभ्यता के उदय का युग था, जिसमें भाषा, लिपि और चिंतन सब धीरे धीरे विकसित हुए। वास्तव में मिस्र का राजनीतिक चिंतन उसकी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष ही हो सकता है। राज्य के रूप में मिस्र का गठन। मिस्र वास्तव में एक राज्य न था। उत्तरी यानी निचला मिस्र और दक्षिणी यानी ऊपरी मिस्र, दो अलग अलग राजनीतिक इकाइयाँ वहाँ विद्यमान थी। इनके नाम नील नदी के बहाव की दृष्टि से रखे गए थे। ऊपरी मिस्र नील नदी के ऊपरी भाग से और निचला मिस्र नील नदी के निचले अथवा अंतिम चरण से मिला था। इन दोनों के पृथक अस्तित्व की चेतना अंत तक बनी रही। इसका प्रमाण यह तथ्य है कि मिस्र का सार्वभौम राजा जिस महल में रहता था, उसमें 2 मुख्य द्वार होते थे। ये मिस्र के दोनों भागों के प्रतिनिधि थे। यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से मिस्र बहुत बड़ा था। अलग अलग इलाके थे, अलग अलग भाषा, संस्कृति, विभिन्नताएं थी, लेकिन उसका मिश्रित रूप से राजा एक था। हालांकि महल में भी अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी थी। इतना ही नहीं, मिस्र का राजा सिर पर ऐसा मुकुट पहनता था जिसमें ऊपरी मिस्र के हेलमेट और निचले मिस्र के मुकुट का सम्मिश्रण था। अंत में उत्तरी व दक्षिणी मिस्र दोनों मिलकर एक राज्य हो गए। इन्हें मिलाने वाला राजा मैना या मिनिस था। इन्हें मिलाने वाला राजा मैना या मिनिस था, जिसने दोनों भूभागों को मिलाकर के एक मिस्र का गठन किया। फराओ मीन्स राजा। राज्य का केंद्र बिंदु राजा अथवा फराओ होता था। वह धरती पर परमात्मा का रूप
और प्रतिनिधि तो था ही, राज्य का प्रधान पुरोहित भी होता था। मृत्यु के बाद वे देवता के रूप में पूज्य बन जाता था। उसके मंदिर बनाए जाते थे जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक पिरामिड मिस्र के, ये फ़राओं के लिए बनाए जाते थे और उसमें दफन होने के बाद उसके साथ सारी शान और शौकत की सामग्री उसके अंदर रख दी जाती थी और एक आलीशान महल के रूप में उनकी कब्रें बनाई जाती थी, जो आज इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। 5000 साल पूर्व के पिरामिड भी आज मिल रहे हैं और उनके अंदर जो सामग्री है वो विज्ञान के लिए एक तरह से चुनौती है कि उस जमाने में भी विज्ञान कितना विकसित था। फ़राओ का शाब्दिक अर्थ है महान कुल। फ़राओ को असीम अधिकार प्राप्त थे। इन पिरामिडों में फ़राओ के लिए समस्त प्रकार की भोग विलास की सामग्री, संपदा, सोना, बहुमूल्य आभूषण और राज्य के रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा पुस्तकालय भी रखे गए। फ़राओ के शव को रासायनिक लेप द्वारा सुरक्षित रखा जाता, जिन्हें ममी कहा गया। ममी, नॉट मम्मी, ममी कहा गया। मिस्र की खुदाइयों में 3000 वर्ष पुराने शव भी इतने सुरक्षित निकले हैं कि आने वाले हज़ारों वर्षों तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यह उनके विज्ञान की प्रगति का सूचक द्योतक है। फ़राओ अपने अंतःपुर हरम में असंख्य स्त्रियां रखा करता था, किंतु उसकी पत्नी एक ही होती थी जो राजमहिषी मानी जाती थी तथा जिसकी संतान राजगद्दी की उत्तराधिकारी होती थी। फ़राओ का अंतःपुर सैनिकों की पूरी चौकसी में रहता था। राजा अपने राज्य का प्रमुख न्यायाधीश और विधि निर्माता भी था। उसका शब्द कानून होता था, लेकिन कोई भी समझदार फ़राओ अपने सरदारों एवं सामंतों की सलाह के बिना कोई भी आदेश जारी नहीं करता था। उसके सरदार, नौम अधिकारी, प्रांतीय गवर्नर और मिस्र से बाहर साम्राज्य के विदेशी प्रदेशों के गवर्नर फ़राओ के सामने 7 बार साष्टांग प्रणाम करते थे तथा उसे भेंट देते थे। साम्राज्य के अंतर्गत विदेशी राज्यों के शासक अथवा सरदार या व्यापारी जब फ़राओ से भेंट करते तो उसे बहुमूल्य उपहार देते थे जो राजकोष में जमा किए जाते थे। वज़ीर यानी प्रधानमंत्री। फ़राओ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद वज़ीर का था। अनेक फ़राओ राजवंश के ही किसी योग्य व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे, जिसे प्रशासन तथा न्याय विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। वास्तव में इस बारे में कोई संवैधानिक नियमावली या प्रक्रिया न थी। राजा अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नियुक्त करता था। कुछ फ़राओ ऐसे भी हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री का कार्य स्वयं ही, कुछ ने अपने पुरोहित को ये पद दिया और कुछ ने अपने प्रमुख स्थापत्यविद को, किसी ने अपने सेनापति को, किसी ने प्रांतीय गवर्नर को। इस प्रकार प्रधानमंत्री का पद क्रिएट किया गया था ताकि वो राजा की मदद कर सके, लेकिन कई योग्य राजा ऐसा नहीं भी करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मिस्र की जो सभ्यता है उसके विभिन्न आयामों में से हमने फ़राओ और ये देखे हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, गवर्नमेंट कॉलेज।